एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल भले चंगे होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। परम पिता परमात्मा के चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है। सासू माँ योगा कर रही है। बच्चे और बच्चों के पापा अभी सो रहे हैं, ये सोकर नहीं उठे हैं। और मैं अभी किचन में आई हूँ, तो मैंने अपने लिए और सासू माँ के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी गर्म होगा तब तक ये जो बर्तन हैं इनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट है जब भी मैं किचन में आती हूँ, चाहे चाय बनाने के लिए आऊँ या पानी गर्म करने के लिए आऊँ, तो ये काम होता है। तब तक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो काम होता है किचन का, उसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ ताकि मेरा समय बच जाए। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही खड़ी हो जाऊँगी तो ये बर्तन सेट करने का काम मेरा ऐसे ही रह जाएगा, इसको फिर से करना पड़ेगा। इसलिए इधर पानी गर्म हो रहा है और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन भी सेट कर दिए हैं। अब 1 गिलास पानी मैंने सासू माँ को दे दिया है, क्योंकि सासू माँ भी सुबह 1 गिलास से पहले गर्म पानी पीती है और फिर योगा ख़त्म करने के बाद अपना दूध पीती है। तो अभी मैं भी 1 गिलास ये पानी पी लेती हूँ और फिर अपने काम की स्टार्टिंग करूँगी। अब मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है और आज मैं ये सारी बेडशीट चेंज करूँगी, सासू वाले रूम की भी, अपने रूम की, बच्चों के रूम की। लेकिन आज मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, सिर्फ बेडशीट चेंज करके और इनको इकट्ठा कर दूंगी। कल सुबह उठ के सबसे पहले मशीन लगा दूंगी। पहनने वाले भी कपड़े काफ़ी सारे मैले हो गए हैं और सारी बेडशीट चेंज करूँगी तो एक ढेर तो इन्हीं का लग जाएगा। तो मशीन मैं कल लगाऊंगी। और अभी मैं यहाँ पर सासू माँ की चारपाई की ही चादर चेंज कर रही हूँ। और ये जो साइड में दूसरी चारपाई बिछी हुई है, इस पर कोई भी नहीं सोता है, बस सासू माँ के ही स्वेटर, शॉल वगैरह ये रखे रहते हैं कि उनकी चारपाई पर जगह कम बचती है तो वो अपना ही सामान रख लेती है। इस पर सोता कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये होता है, जब मैं सासू माँ की चारपाई की चादर चेंज करती हूँ तो साथ में इसकी भी कर देती हूँ। भले ही ये मैली ना हो, लेकिन फिर भी साथ के साथ मैं चेंज कर देती हूँ। ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ तो सासू माँ का भी काफ़ी सारा सामान फैला होता है, तो पहले तो उठा के एक एक दूसरी साइड पर रखा है और फिर बेडशीट बिछाने के बाद फिर सारा ऐसे ही सेट करना है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, दवाई है, चश्मा है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो अपने सिरहाने ही रख के सोते हैं ताकि ज़्यादा इधर उधर ना उठना पड़े। तो इस वजह से फिर बेडशीट बिछाने के बाद सारा सामान ऐसे ही मैं सेट कर दूंगी। और अभी यहाँ पर मैंने सासू माँ के लिए रजाई वापस से झाड़ के बिछा दी है। सर्दी का मौसम आता है तो जो गदेला होता है उसमें सासू माँ की कमर इतनी गर्म नहीं होती है, इनको ठंड लगती है। इस वजह से ये बिल्कुल एक न्यू रजाई है, तो मैं जैसे ही सर्दी आती है तो इसको सासू माँ के नीचे बिछा देती हूँ। और अभी 7 से 8 दिन और बिछाऊंगी, थोड़े से और गर्म दिन हो जाएंगे, फिर मैं इसको हटा दूंगी और एक गर्म गदेला बिछा दूंगी। जब ज़्यादा ही गर्मी आएगी तब सासू माँ उसको हटवाती है, वरना उसको बिछाती, क्योंकि बड़े बूढ़ों को ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए इनका ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये एक रजाई इनके नीचे काफ़ी मोटी है, इसको बिछा के रखती हूँ। तो यहाँ की सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। बच्चे तो अभी सोए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, 2 रूम की बेडशीट मैंने चेंज कर दी हैं और तीसरे रूम में तो आप देख सकते हैं दोनों बच्चे अभी सोए हुए हैं, ये उठे ही नहीं हैं। वैसे मैंने इनको जगाया है कि बेटा उठ जाओ, लेकिन बच्चे हैं अभी आलस कर रहे हैं। तो जैसे ये उठ जाएंगे तो बाद में मैं यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। तब तक मैं अपना साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछे में भी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन ये भी है कि अगर सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती
आती है घर में और ऐसा लगता है झाड़ू पोछा होने के बाद कि जैसे सब काम कंप्लीट हो गया है। और सारे काम हो जाएं, झाड़ू पोछा ना हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भी काम नहीं हुआ है। तो अभी झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह का सब काम कर लेती हूँ और उसके बाद नहा के आऊँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। और अब ये सुबह 10 बजे का टाइम है, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज सुबह के खाने में बनाऊंगी दाल रोटी, क्योंकि मैंने कल भी आप सबको बताया था कि सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। और कल मैंने विशाल के पापा को बोला था कि अभी आप मंडी चले जाओ और सब्जियां ले आओ, लेकिन ये आलस कर गए और कल सब्जी मंडी गए ही नहीं। आज अभी गए हुए हैं सब्जियां लेने के लिए, लेकिन अभी ये है कि जब तक वो सब्ज़ी लेकर आएंगे तब तक तो खाना बनाने में बहुत लेट हो जाऊंगी। तो उनके आने से पहले तो मैं दाल रोटी तैयार कर दूंगी। और वैसे भी दाल मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको चाहे दोनों टाइम दाल रोटी दे दो, दाल चावल दे दो, खुश होके खा लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा पसंद है इनको दाल। और अभी प्याज काट रही हूँ तो सोचा आप सबको एक सुंदर सा भजन सुना देती हूँ। घर का सब काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा आज मेरा काम लेट हुआ है। और उठी भी कल से मैं 15 मिनट पहले थी। कल 15 मिनट लेट था, लेकिन आज 15 मिनट पहले उठी थी। उठने के बाद मेरा ये होता है, जैसे 15-20 मिनट पहले मेरी आँख खुल गई तो उठ के मैं कुछ एक्स्ट्रा साफ़ सफाई का काम ढूंढने लग जाती हूँ कि चलो आज टाइम है तो इस काम को कर देती हूँ। और आज मैं बाहर वाले रूम में चली गई थी, ऊन के पैकेट थोड़े से अस्त व्यस्त हो गए थे, सोचा इसकी सेटिंग कर देती हूँ। क्योंकि कोई भी सामान इधर उधर फैला होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बेचैनी सी हो जाती मन में कि ये सामान क्यों फैला पड़ा है। और फिर आज तो मैं 15 मिनट पहले उठी थी तो सोचा यहाँ की साफ़ सफाई कर देती हूँ, पैकेट सारे सेट कर देती हूँ। और फिर नहाने के लिए मैं 9 बजे तैयार हो भी गई थी कि नहा लेती हूँ। कपड़े लेके गई बाथरूम में, फिर सोचा कि बाथरूम भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो 3-4 दिन में हो पाती है। वैसे तो डेली हो जाते हैं साफ़, लेकिन डीप क्लीनिंग मैं 3 से 4 दिन बाद करती हूँ। तो फिर तीनों बाथरूम अच्छे से साफ़ किए और उसके बाद मैं नहाई, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं नहाने से पहले हो जाए तो हो जाए, और अगर एक बार नहा लो तो फिर ये काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज सुबह वीडियो नहीं बनानी है, रात को ही कंप्लीट करके सो गई थी। तो अभी ये साफ़ सफाई का काम तो कम से कम मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ, उसके बाद ही नहा के और डायरेक्ट मैं किचन में चली जाऊँगी। तो चलिए आप सबको एक सुंदर सा भजन सुना देती हूँ। और अभी दाल बनाने की तैयारी वैसे मेरी हो गई है। दाल को भिगोए हुए कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट हो गई हैं, और टमाटर काट के रख दिए हैं, प्याज लहसुन काट लेती हूँ। तो एक प्यारा सा भजन है, मेरी कॉपी में लिखा हुआ है, आप सबको सुना देती हूँ। सतगुरु जी तुम्हें खत लिखती हूँ, सतगुरु जी तुम्हें खत लिखती हूँ, पर तेरा पता मालूम नहीं। सतगुरु जी तुम्हें खत लिखती हूँ, पर तेरा पता मालूम नहीं। फूलों में ढूंढा वहाँ नहीं, फूलों में ढूंढा वहाँ नहीं, कलियों में ढूंढा वहाँ नहीं, पतियों में छिप कर रहते हो, पर तेरा पता मालूम नहीं। सतगुरु जी तुम्हें खत लिखती हूँ, पर तेरा पता मालूम नहीं। आकाश में ढूंढा वहाँ नहीं, आकाश में ढूंढा वहाँ नहीं, पाताल में ढूंढा वहाँ नहीं, तारों में छिप कर रहते हो, पर तेरा पता मालूम नहीं।
सतगुरु जी तुम्हें खत लिखती हूँ, पर तेरा पता मालूम नहीं। मंदिर में ढूंढा वहाँ नहीं, मंदिर में ढूंढा वहाँ नहीं, मस्जिद में ढूंढा वहाँ नहीं। हृदय में छिप कर रहते हो, पर तेरा पता मालूम नहीं। सतगुरु जी तुम्हें खत लिखती हूँ, पर तेरा पता मालूम नहीं। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, आज का ये भजन आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये बिल्कुल सच है, हम भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं और कभी भी अपने हृदय में उसको खोजने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि हमें हमेशा यही समझाया जाता है कि बाहर भगवान नहीं है, भगवान तो तेरे अंदर ही बैठा हुआ है। बाहर का जो मंदिर है वो हमने बनाया है, बाहर की जो मस्जिद है वो हमने बनाई है, लेकिन ये मंदिर, ये मस्जिद, ये परमात्मा ने बनाई है। तो वो परमात्मा हमें बाहर नहीं मिलेगा, अगर उसको जब खोजेंगे तो वो अंदर ही मिलेगा। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए भजन सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी दाल बनाने की हो गई है तैयारी, और विशाल के पापा की आ रही है फ़ोन पे कॉल, क्योंकि इसमें माइक लगा हुआ है तो बाहर ट्यून नहीं आती है। तो चलिए उनसे बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मंडी में गए हुए हैं, कुछ ना कुछ पूछेंगे कि ये चीज़ लेकर आऊँ कि नहीं लेकर आऊँ। और फिर दाल में छोंक लगा देती हूँ, उनके आने से पहले सब चीज़ें तैयार करनी है, क्योंकि 11 बज जाएंगे और 11 बजे तक तो भूख लग ही जाती है। दाल भी बन गई है, लस्सी भी तैयार हो गई है, और अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। थोड़े बहुत जो बर्तन थे उनको मैंने साफ़ कर दिया है, और आज मैंने कुकर को खाली नहीं किया है, दाल मैंने कुकर में ही छोड़ दी है कि खाना बनाने के बाद बाकी के बर्तन के साथ ही इसको साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आज ये बहुत ही बढ़िया दाल बनी है, ताज़ी लस्सी है, ताज़ा मक्खन है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। अभी सबको खाना खिला देती हूँ, और काम तो वैसे पूरा दिन चलता ही रहता है, लेकिन अभी खाना खाने के बाद सुबह के जो एक बार के काम होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और शाम के टाइम पे आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये शाम 6:30 बजे का टाइम है, और अभी तो मैं अपना बुनाई का ही काम कर रही हूँ, और लगभग 7:30 बजे तक अभी मैं बुनाई का ही काम करूँगी। फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, रात का खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और ये एक मैं सैंपल तैयार कर रही हूँ, तो इस सैंपल को तैयार करूँगी। और एक मैंने ये जुराब बुननी शुरू की हुई है, तो 4 से 5 मिनट की इसकी वीडियो शूट करनी है, तो थोड़ा सा काम ये करूँगी, तब तक खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। तो सोचा कि अभी आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ, तो ब्लॉग वीडियो का भी एंड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि जो हमारे पास बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ऊन बच जाती है, जब हम उसकी जुराब बनाने लगते हैं तो एक जुराब में कलर ज़्यादा लग जाते हैं, दूसरी के लिए बचते ही नहीं हैं। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए कि हमारी जो जुराब हैं वो बिल्कुल सेम कलर में बने, ताकि ऊन किसी में कम ज़्यादा ना लगे। जब भी हम बनाने लगते हैं तो एक में ज़्यादा लग जाते हैं कलर, और दूसरी के लिए बचते ही नहीं हैं। फिर कोई और कलर लगाते हैं तो हमारा जो पेयर है वो अलग अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी ऊन को देख लीजिए, जो भी आपकी ऊन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अभी मेरे पास ही बची हुई है, इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी सी ऊन बच जाती है, तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इतनी ऊन का हम क्या करें। तो इतनी ऊन से जुराब बन जाती हैं, काफ़ी अच्छी बन जाती हैं, और ऊन भी हमारी यूज हो जाती है। इस तरह से बची हुई है ये, तो मैं इस तरह से जो थोड़ी सी ऊन बचती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जुराबें तैयार कर देती हूँ, दस्ताने तैयार कर देती हूँ। तो फिर उसमें हमारी ऊन कम ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखिए, अभी मैं ये एक जुराब ही बना रही हूँ, इसकी वीडियो शूट करनी है। इसमें मैंने देखिए 1 2
और ये वाला 3 और ये 4 कलर की मेरे पास ऊन थी, जो कि इतने इतने से गोले बचे हुए थे, उसमें बनाई है। तो बिल्कुल सेम टू सेम अब हमारी दूसरी जुराब बनेगी, तो हमारा जो पेयर है बिल्कुल सेम बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप अपनी ऊन को इकट्ठा कर लीजिए जो जो भी हैं, और पहले ही जितने मान लें ये वाला गोला है, तो अब एक गोले को अगर हम पहले वाली जुराब में बनाने लग जाएंगे तो हो सकता है इसमें से ज़्यादा लग जाएगी, दूसरे के लिए कम बचेगी। तो हमें इस ऊन को ऐसे करना है, पूरी ऊन को खोल लेना है और इस तरीके से डाल देंगे ताकि ये उलझे ना। और इसका जो ये सिरा है इसको पहले इधर रख लेंगे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो मेरी बची हुई ऊन होती है तो जुराबों में बराबर बराबर की ऊन लगती है, नहीं तो उधेड़ बुन करनी पड़ जाती है, क्योंकि अगर पेयर बिल्कुल सेम ना बने तो अच्छा नहीं लगता है कि एक में एक कलर ज़्यादा लग गया है, एक में कम लग गया है। इस तरह से खोल के रख लीजिएगा। फिर इसको और इसको ऐसे पकड़ के दोनों को पहले ऐसे मिला दीजिएगा। आपकी जो है 2 हिस्से ऊन के हो जाएंगे। अब ये देखिए 2 हिस्से हो गए हैं इस ऊन के। अब यहाँ से कट लगा के एक हिस्सा एक जुराब के लिए रख देंगे, एक हिस्सा एक जुराब के लिए रख देंगे। आपकी जितनी भी ऊन हो पहले ही उसमें से, क्योंकि कई बार होती है बिल्कुल इतनी इतनी सी बच जाती है, कोई इतनी सी बच जाती है, तो अगर इतनी जुराब में बनाएंगे इतनी सी ऊन से तो किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकती है। तो पहले से ही इनके 2-2 हिस्से करके रख लीजिए। फिर एक एक हिस्सा उस जुराब में उठाते जाइए, लगाते जाइए। आपको जैसे उसमें डिज़ाइन सेट करना हो, जैसे बनाना हो वैसे बनाते जाइए। फिर आपकी जो दोनों जुराब का पेयर बनेगा वो बिल्कुल सेम सेम बनेगा। एक बनाने के बाद दूसरी में आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर कौन सा कलर लगाया हुआ है, सेम टू सेम लगाइए और एक सुंदर सा जुराब का पेयर तैयार कर लीजिए। ये भी नहीं लगेगा कि आपने बची हुई ऊन से बनाया है, एक सुंदर सा उसके अंदर डिजाइन सा भी बनता चला जाएगा और आपकी ऊन भी यूज हो जाएगी। और एक बहन का कमेंट्स आया हुआ है कि आपने ये जो स्वेटर पहनी हुई है इसका डिज़ाइन बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये अगर प्रॉपर डिज़ाइन चाहिए तो मैं कल इसकी वीडियो नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड कर दूंगी। कल नहीं तो परसों कर दूंगी, क्योंकि अभी इसका कोई सैंपल भी नहीं बना है। सैंपल बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर टाइम मिल गया तो कल दोपहर बाद अपलोड कर दूंगी, अगर नहीं मिला तो फिर परसों मैं पक्का कर दूंगी। और अगर आप ये पूरा कार्डिगन सीखना चाहती हैं तो आप मेरे नीटिंग कोर्स चैनल पर वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल इसके बॉर्डर से लेकर और ऊपर कॉलर तक के मैंने सभी पार्ट इसके स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हुए हैं। इसको बिल्कुल बारीकी से सिखाया हुआ है। न्यू बिगनर भी इसको आसानी से बना सकती हैं। और ये तो लगभग मैंने 2.5-3 साल पहले बनाया था, तो काफ़ी टाइम हो गया इसको बने हुए, लेकिन अभी भी ये न्यू जैसा लग रहा है। तो आप वहाँ से इसे सीख सकती हैं। और उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारी जैकेट और कार्डिगन स्टेप बाय स्टेप सिखाए हुए हैं। तो अभी मैं इस डिज़ाइन को बुन लेती हूँ, रात को इसकी वीडियो बना के सोऊंगी। और ब्लॉग वीडियो का आज मैं यहीं पर एंड करती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।